हेलो फ्रेंड्स। ओके, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के लिए। क्वेश्चन बैंक किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 2021 में एक क्वेश्चन बैंक आई थी और 2021 में जो क्वेश्चन बैंक आई थी उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड केस स्टडी एंड जो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस वहां पे देखे जाते हैं। अगर आप मेरे ही क्लास के कोई स्टूडेंट हो और मैं आपको इकोनॉमिक्स सिखा रहा हूं तो इकोनॉमिक के नोट्स के पीछे मैंने क्वेश्चन बैंक डाली है। अदरवाइज आप ये क्वेश्चन बैंक अगर आप देख रहे हो और क्वेश्चन बैंक आपको मालूम नहीं है तो क्वेश्चन बैंक मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जरूर कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद वो क्या करना, उसका प्रिंट आउट मारना। पैसे बचाना जरूरी है लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे खर्चा भी करो। अभी ये जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है और क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करके प्रिंट मारना है। 30 पेजेस है, 15 पेजेस आपको पार्ट आगे पीछे अगर प्रिंट आउट मारोगे तो 15 पेजेस है, उसका प्रिंट आउट मारना एंड उसके बाद आप क्या करना, ये क्वेश्चन बैंक को सॉर्ट आउट करना चालू करना। तो उसमें क्या क्या चीजें होने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क के कवर अप होने वाले, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, फाइंड आउट वर्ड आउट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट 22 मार्क्स, एसेशन एंड रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन 22 मार्क्स। ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कांसेप्ट, बच्चे लोगों के इधर ज्यादा मार्क्स जाते हैं तो उसके भी अगर देखोगे तो 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके अलावा स्टडी द फॉलोइंग टेबल, केस स्टडी 8 मार्क्स के लिए आता है लेकिन वो उस केस स्टडी को बहुत सारे बच्चे लाइटली ले लेते हैं, आ जाती है ऐसे बोलते हैं, लेकिन हर बार नहीं आएगी। यहाँ पे आपको कभी कभार कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन बैंक आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है एंड मेरे साथ ये वीडियो देखते देखते क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि ये वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको आंसर सारे बताने वाला हूं, सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, लंबा अगर वीडियो हो गया तो यही वीडियो के मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव सारे कवर अप करेंगे, पार्ट 2 में आइडेंटिफाई द एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, वो वाला क्वेश्चंस एंड आपके जो डायग्राम आते हैं ना केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, उसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। और सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अभी सीरियस हो चुके हैं, तो सीरियसनेस का यूज करो और ऑब्जेक्टिव प्रिंट आउट मारो एंड देन मेरे साथ ये वीडियो देखते देखते उसको टिक मार्क करते करते सॉर्ट आउट करना, क्योंकि मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट कि आपने क्वेश्चन बैंक को प्रिंट आउट किया होगा और क्वेश्चन बैंक को प्रिंट आउट लेने के बाद आप पैसे लेके आप मेरे साथ यहाँ पे सॉर्ट आउट करने के लिए आ चुके रहेंगे। ठीक है, तो इस फोकस के साथ आगे जाते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप थ्योरी ऑफ द प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड उसके बाद थ्योरी ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सर ये तीनों आपके कौन से कंसेप्ट है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। और आपका ये जो है ना स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर क्या है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्यों, क्योंकि बाकी सब लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमी, इट इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट, इट इज based on the certain assumption। मैक्रो इकोनॉमिक एजम्पशन के ऊपर नहीं होता, मैक्रो इकोनॉमिक एजम्पशन के ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है कंसेप्ट आपका किसके ऊपर रिलेटेड होगा, आपका ए सी डी। बी तो नहीं आने वाला, इतना तो फिक्स है। बी आने वाले सारे ऑप्शन हट गए तो ऑटोमेटिकली बी तीनों में है, तो आंसर चांसेस है एसीबी आने के। इट टॉक्स इनटू अकाउंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द एग्रीगेट इकोनॉमिक, एग्रीगेट ऑफ कोर्स एंड पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमी है, पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस है। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसका आंसर है बी सी डी। सर क्यों, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट आपका यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता। हम लोग यूटिलिटी को ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं, याद है मैंने सिखाया था, यूटिलिटी को हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं। क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डीएनयू, क्रिटिसिज्म क्या क्या, टीका क्या क्या किया जाता है, बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक assumption, yes, not applicable to the indivisible and bulky goods, yes, the law restricted to the satisfaction of single bond, yes, in reality cardinal measurement is utility is not possible। ये चारों के चारों ए बी सी डी, ये चारों के चारों आपके क्या है आंसर में। स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन द गिफन पैराडॉक्स, याद है गिफन पैराडॉक्स, सर रॉबर्ट गिफन वंस ऑब्जर्व इन इंग्लैंड, हाँ बराबर है, जो अपोजिट इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करते हैं। ये एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डिमांड का, ये एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डिमांड का। इट इज एप्लीकेबल टू द इंफीरियर एंड लो क्वालिटी गुड्स, याद है मैंने पहले ही बता दिया, इंफीरियर एंड लो क्वालिटी गुड के बारे में बात करते हैं। अभी क्या थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखता है, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स। अभी डिमांड नहीं करेंगे कब, क्योंकि प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल हुए। ये आइडेंटिफाई किया अल्फ्रेड मार्शल ने, तो सर रॉबर्ट गिफन ने क्या किया। अभी तीसरा और चौथा आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, ए और बी। इंफीरियर क्वालिटी गुड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिक्रीज इन डिमांड, बात करें इट इज अ टाइप ऑफ चेंज इन अ डिमांड, यस इट इज अ चेंज इन अ डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के साथ आता है चेंज होता है डिमांड, मतलब इट टेक्स ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन अ फैक्टर लाइक द टेस्ट एंड पर्पस। डिक्रीज इन डिमांड इज रिलेटेड टू द नॉन प्राइस कंसेप्ट, अनफेवरेबल चेंजेस हुआ तो इसी वजह से आपका डिमांड क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। प्राइस फैक्टर में होता तो वो किधर जाता, आपका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये नॉन प्राइस है, इस वजह से आपका किधर आता है रे, टेस्ट एंड इनकम।
प्राइस रिमेन क्या है, कांस्टेंट। ऑफ कोर्स प्राइस कांस्टेंट होती है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। डिमांड कर्व शिफ्ट राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। सर डिक्रीज हो रहा है तो राइट में कैसे आएगा, डिक्रीज हो रहा है मतलब लेफ्ट में आएगा। तो इस वजह से ए बी सी ये हमारा आंसर। स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट टू द रिलेशन। सर ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट का मतलब होता है जो रिलेटेड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट के पीछे भागना चालू करते हैं। इनकरेक्ट जहां पे आया ना तो ध्यान में रखना, इनकरेक्ट में जरूर आपका रॉन्ग होने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस हैज नो इफेक्ट टू द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब इसमें क्या रहेगा आपका ए बी एंड सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन में से आप अगर आप देखोगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट टू द क्वांटिटी डिमांडेड, ये बराबर है। उसके बाद कोएफिशिएंट इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, नहीं सर इक्वल टू 1 कहां से, 0, डिमांड चेंज ही नहीं होता। डिमांड का हॉरिजॉन्टल नहीं पैरेलल टू द वाई एक्सिस था, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ने ड्रॉ किया था। इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ए एंड डी इज अ राइट आंसर। तो इनकरेक्ट क्या है, बी एंड सी। तो बी एंड सी इज अ राइट आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है। इनकरेक्ट आता है तो कंफ्यूज होके हाँ नहीं तुरंत भाग गए हम लोग राइट आंसर करने के लिए, ये मत करना बच्चों, ये गलतियां हर कोई बच्चे करते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करना। इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का, ठीक है। स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू द क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब एक कमोडिटी के डिमांड में अफेक्ट होता है बिकॉज ड्यू टू चेंज इन अदर कमोडिटी के ऊपर। चेंजेस इन अ क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन अ प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। पहला स्टेटमेंट बराबर है, रिलेटेड पूछा है ना, इट इज अ टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी बराबर है। उसके बाद इट इज एप्लीकेबल टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट, हाँ बराबर, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को रिलेट किया जाता है एंड क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड देखा जाता है। तो आंसर इज ए बी सी। स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक। स्टेटमेंट ऐसा कौन सा है जो कंसेप्ट ऑफ स्टॉक को डिस्कस करता है, ए बी सी। बात करें, इट इज अ टोटल क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द सेलर इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। स्टॉक कैन बी इंक्रीज इन प्रोडक्शन, स्टॉक भी बड़ा हो सकता है। कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड नॉर्मली स्टॉक एक्सीड द सप्लाई। स्टॉक हमेशा बड़ा, सप्लाई हमेशा छोटा। स्टॉक बड़ा होता है और सप्लाई उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। स्टॉक इज अ फ्लो कंसेप्ट, रॉन्ग है सर, स्टॉक का एक फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक चेंज नहीं होता। आपका सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक इज अ रिजर्वायर कंसेप्ट। अगर आपने ये चीजें देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स पे जाके देख सकते हो जिसपे मैंने स्टॉक एंड सप्लाई के ऊपर एक शॉर्ट बनाया हुआ है डिस्टिंग्विश के ऊपर। Exception to the law of supply, constant cost of production, constant technique of production and does not apply to the agriculture goods। law of supply तो agriculture goods के बारे में डिस्कस किया जाता है, तो अप्लाई होना चाहिए आपके agriculture goods के लिए। आंसर क्या रहेगा, exception to the law of supply, आंसर रहेगा ओनली सी। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, देयर आर द फ्यू फर्म और सेलर। वहां पे देखो देयर आर फ्यू फर्म और सेलर। सेलर सेल द डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सर सेलर सेल करता है क्या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे सेलर भी सेल करता है। यहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, सर परफेक्ट कॉम्पिटिशन थोड़ी है फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होने के लिए, वो नहीं होगा। देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दिस टाइप ऑफ मार्केट। हाँ यहाँ पे कंसिडरेबल एलिमेंट होते हैं, अनसर्टेनिटी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे चेंज किया जाता है। तो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी डी। तो यहाँ पे जो सी है ना उसको कर दो डी, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉन्ग पीरियड मार्केट, सर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो लॉन्ग पीरियड मार्केट में देखे जाते हैं। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट आर वेरिएबल। सर लॉन्ग पीरियड में सब चीज वेरिएबल होता है। फर्म आर एबल टू एडजस्ट ऑल द कॉस्ट, फर्म एबल होता है एडजस्ट करने के लिए। इट इज द फ्यू सेलर्स एंड जनरली अप टू द 5 years। सो इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी सी। इसका आंसर क्या रहेगा, ए बी सी। आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इट इज यूजफुल इन फ्रेमिंग द सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, इट इज यूजफुल इन प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिकल डिवाइस, ए बी सी डी इज अवर राइट आंसर। इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट टू द वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर का आंसर क्या है, सुटेबल वेट आर असाइंड टू द वेरियस कमोडिटी। ऑफ कोर्स इट गिव्स एन रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द कमोडिटी इन द ग्रुप। वेटेड इंडेक्स नंबर इन मोस्ट केसेस क्वांटिटी आर यूज्ड एज अ वेट। वेटेड इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी को फोकस किया जाता है। लास्पियस इंडेक्स नंबर एंड पार्शियल index number are method of constructing the weighted index number। A B C D ये चारों ऑप्शन बराबर है। Precaution can be taken while estimating the national income by output method. Only value of final goods and services must be taken into account. Indirect taxes included. The market price are to be deducted. Indirect taxes include किया जाता है, market price को deduct किया जाता है, बराबर है। National income में subsidies given by the government on certain product must be added. Subsidy अगर मिल रहा है तो आपके पैसे बच रहे तो आपको वो चीजें ऐड करनी है। Sale and purchase of second hand goods should be considered। नहीं सर, वो पैसे आपने पहले ही पे किए हुए हैं, उसकी वजह से वो आपका इनकम नहीं हुआ तो उसको कंसिडर नहीं करना। आगे बात करते हैं तो आंसर क्या रहेगा इसका, ए बी सी। आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में क्या क्या लिखा है,
इनलीगल इनकम का ऐड करेंगे, अब अपना देश तो कब का अमीर हो जाता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, हाँ जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। इनएडिक्वेट अनरिलायबल डेटा, जब हम लोग कैलकुलेट करने के लिए गए तब पता चला ये तो डेटा ही नहीं मिलता है। वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्री, हाँ ये भी आपका क्या किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देखा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स में इधर आंसर यहाँ पे जब आप गूगल के ऊपर सर्च मारोगे आपको यही फाइल मिलेगी जो ये फाइल का आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैंने जस्ट डिस्कस किया, मैंने सारे स्टूडेंट के साथ बात किया, और जब मैंने हम लोग ने फिजिकल ये सॉर्ट आउट किया तब जाके हमें आइडेंटिफाई हुआ कि आंसर ये गलत है, बी और सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज लीगली बाउंड टू पे द टैक्सेस imposed upon him, and tax is imposed on the income and property and commodity services. Sir, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट को है या आपका वॉलंटरी मतलब स्व इच्छा से ही देते हो क्या? नहीं। आंसर ये 20A तो नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। सर क्यों नहीं दिया आएगा? लिखा है देखो, द टैक्स पेयर्स रिसीव द डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न ऑफ टैक्स। मैंने बताया था, याद है, टैक्स आप भरते हो लेकिन आपको कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलता। एक रास्ता है जो आपका टैक्स पेयर को भी सेम रास्ते से जाना पड़ता है और नॉन टैक्स पेयर को भी सेम रास्ते से जाना पड़ता है। ये मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्स में, टैक्स जब मैंने सिखाया था। नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस में अगर बात करते हैं, आंसर है ABD। ABD मतलब क्या है? आंसर क्या है? स्पेशल असेसमेंट होता है, फाइन एंड पेनल्टीज होता है, गिफ्ट ग्रांट एंड डोनेशन भी होता है। गुड सर्विस टैक्स इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो क्या है आपका एज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस में कंसिडर किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर मनी मार्केट, जिसमें से कौन कौन सी बैंक है? सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है, आपका कोऑपरेटिव बैंक है। मनी मार्केट में इंडिजिनियस बैंकर नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या किया जाता है? देखा जाता है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है? पहला है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर कहां से आया रे? कमर्शियल बैंक के अंदर सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऊपर आता है, कमर्शियल बैंक नीचे आता है। फीचर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसमें से अगर बात करोगे, इंक्रीजिंग शेयर ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेड, एंड इसकी बात करें डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। इसका आंसर है आपका ए एंड बी। ध्यान में रखना, इधर भी जब आंसर जब आया था स्टेटमेंट ऑफ इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिन्होंने भी ये आंसर सॉर्ट आउट किया है उन्होंने इनकरेक्ट वर्ड को इग्नोर कर दिया। इस वजह से मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, इनकरेक्ट वर्ड को बॉक्स करो जब भी आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, और इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए इंटरनेशनल ट्रेड। जिसलिए ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड सरप्लस अराइजेस व्हेन द एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा है किससे? इंपोर्ट वैल्यू से। ट्रेड डेफिसिट टेक्स प्लेस व्हेन द इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू, ये भी बराबर है। एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड ओनली विजिबल गुड्स। सर विजिबल नहीं, इनविजिबल गुड्स मतलब जो आप सर्विसेज देते हैं ना उसको भी करेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ओनली लिख दिया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? कंप्लीट द कोरिलेशन, माइक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रोज, मैक्रो इकोनॉमीज मैक्रोज। इसमें सी मत यूज करना, के ही यूज करना, बिकॉज यहाँ पे माइक्रोज में के यूज किया है तो मैक्रोज में भी के यूज होगा। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज अ जनरल इक्विलिब्रियम आपका मैक्रो इकोनॉमिक है, डैश इज अ माइक्रो इकोनॉमिक पार्शियल इक्विलिब्रियम। टॉयज मेड बाय क्ले इज अ फॉर्म यूटिलिटी, बराबर है। तो वुलन क्लॉथ हमारी क्या हुई? प्लेस यूटिलिटी। एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट ऑफ द कॉल्ड कंज्यूम, दैट इज टोटल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट, दैट इज अ मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। Tea and coffee are the competitive demand and electricity is a composite demand. सर टी एंड कॉफी आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो। अभी कंपोजिट ये वर्ड किधर आया था? टाइप्स ऑफ इंटर रिलेटेड डिमांड में। तो टाइप्स ऑफ इंटर रिलेटेड डिमांड में सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना, उधर आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान में रखना। आगे बात करते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इट इज अ ग्रेटर देन 1 एंड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इट इज अ लेस देन 1, इट इज अ लेस देन 1। पॉइंट समझ में आया? आगे स्टीपर डिमांड को रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है, तो फ्लैटर का डिमांड को रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। टोटल कॉस्ट टीएफसी प्लस टीवीसी है, और एवरेज कॉस्ट क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी है। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। एक्सपेंशन ऑफ द सप्लाई प्राइस राइजेस है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई प्राइस फॉल्स होता है। परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो मोनोपोली होगा बैरियर्स टू द एंट्री। सर आप बोलोगे बैरियर्स टू एंट्री, ये तो आपका इधर भी दिया हुआ है ओलिगोपोली या किधर, तो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी दिया है।
मेन फीचर बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स मतलब एंट्री के लिए बैरियर रखेंगे, बैरियर्स टू एंट्री मतलब चांस ही नहीं है। मोनोपोली इज अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो डैश इज अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। P0 इज अ बेस ईयर, तो P1 इज अ करंट ईयर। लास्ट पेस इंडेक्स नंबर ये क्या है आपका बेस ईयर क्वांटिटी है, तो पास्चेस इंडेक्स नंबर आपका करंट ईयर क्वांटिटीज है। C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M ये आपका क्या हुआ, जीडीपी हुआ। और जीएनपी में अगर आप बात करोगे C प्लस I प्लस G प्लस R माइनस P, सही, ये बहुत सारी चीजें आते हैं कंफ्यूजन। केस स्टडी में एक वीडियो बनाने वाला हूं जिस वीडियो में ये सारी चीजें कंसेप्ट एंड उसके जो आंसर्स केस स्टडीज आते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। आउटपुट मेथड आती है इन्वेंटरी मेथड या प्रोडक्ट मेथड। इनकम मेथड आती है फैक्टर कॉस्ट मेथड। डैश इज अ प्रोटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल अटैक, सर ऑब्लिगेटरी फंक्शन हमारा एक्सटर्नल अटैक से प्रोटेक्शन करना, एंड ऑप्शनल फंक्शन प्रोविजन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, तो जीएसटी ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। डैश ये कमर्शियल बैंक है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज अथॉरिटी बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कंट्रोल करेगा क्रेडिट के ऊपर, लेकिन क्रिएट करने का, मनी को क्रिएट करना, पैसे के फ्लो को क्रिएट करना, ये काम किसका है, आपका कमर्शियल बैंक का है, ताकि वो जो पैसा आपसे लेता है वो पैसा लोन के ऊपर देता है, ये क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है। आगे प्राइमरी मार्केट अगर न्यू इश्यू है, लॉन्च इन रेज द कैपिटल, ओल्ड इश्यू, तो ये क्या रहेगा, सेकेंडरी मार्केट, वहां पे देखा जाता है। गुड्स परचेज फ्रॉम द अदर कंट्री इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, द गुड्स सोल्ड टू द अदर कंट्री इज कॉल्ड एज अ एक्सपोर्ट। ये तो बच्चों को मालूम है। एक्सपोर्ट वैल्यू इज अ ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, मैंने बताया था मालूम, जब सिखाता हूं मैंने ये स्लैश करके बताया था, लिखा हुआ है आपने लास्ट चैप्टर में। एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू, तो कॉल्ड एज अ ट्रेड सरप्लस, एंड इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट वैल्यू, तो कॉल्ड एज अ ट्रेड डेफिसिट। अब आगे जाते हैं, गिव इकोनॉमिक टर्म। सब बच्चों के डाउट इधर ही है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सारी चीजें डिफिकल्ट आती है। इकोनॉमिक टर्म, branch of the economies that deals with the small part of a national economy, microeconomy, small part है ना, तो microeconomy आएगा। average of all these, average of all the prices, goods and services currently being produced in an economy, the average of all the prices currently produced in an economy, तो general price level है। utility that arises from ownership of the goods transfer from one person to another person called as a possession utility। कौन सी utility है, possession, one person to another person जा रहा है तो possession utility। aggregate utility derived from the consumer from all the unit of commodity, all the unit आया तो क्या बोलेंगे हम लोग, total utility, total demand for the commodity from all the consumer at a given price during the given period of time is called as a market demand. Sir, demand for a commodity which can be put for the several uses called as a composite demand, and degree of responsiveness to the change in a quantity demanded to a change in a income of the consumer, that is income elasticity of demand. Infinite change in quantity demanded of a commodity changing taking the place due to the slight or zero change in a price called as a perfectly elastic। याद है मैंने सबसे डिफिकल्ट वाला डायग्राम ऐसा एक सिंगल लाइन था सर, डिफिकल्ट का परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, हाँ बराबर है। राइज इन अ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज in a price is other factor remaining constant called as a expansion in supply। यहाँ पे कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं सर फटाफट आंसर लिखो और बताओ, आगे बढ़ाओ, तो ये चीजें डिस्कस नहीं करोगे ना तो ये आपके आंसर्स तो आपको पीडीएफ फाइल वैसे भी मिल जाएगी, इसमें कुछ चीजें मिक्स कर दोगे, आपका कम्युनिकेशन सुन लोगे तो आपका मार्क्स ज्यादा मिलेगा। तो इस वजह से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सुनो एंड देन आगे लिखते जाओ उसको। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, आपकी मर्जी है, चॉइस इज योर। जिनका कुछ कंसेप्ट घुमा दिया देंगे ना कोरिलेशन या इकोनॉमिक टर्म में, अगर उन्होंने कुछ कंसेप्ट घुमा दिए ना कोरिलेशन एंड इकोनॉमिक टर्म में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइज इन अ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सर अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ी है बिकॉज उसकी वजह से डिमांड सप्लाई बढ़ा है, तो ये सप्लाई बढ़ा है, डिमांड नहीं। बहुत सारे बच्चे डिमांड टॉपिक फेवरेट होता है, एक्सपांशन इन डिमांड, अरे एक्सपांशन डिमांड नहीं, एक्सपांशन इन सप्लाई है। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट कॉल्ड एज अ मार्जिनल कॉस्ट, एंड टाइप ऑफ द मार्केट showing the sum of the additional cost, one more unit मतलब marginal cost हुआ। type of market showing the sum but not all the feature of competitive market, perfect competitive market के feature सेम नहीं होते, तो किधर, imperfect competition में। number of firm producing the differentiated product which are closely related, monopolistic competition, and उसके बारे में
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था ना, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट आपका अलग होता है दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये मेन फीचर था। आगे बात करते हैं, तो इंडेक्स नंबर आर मेजर चेंजेस इन आउटपुट ऑफ फिजिकल वॉल्यूम। ध्यान से समझना, फिजिकल वॉल्यूम मतलब क्या होता है आपका, डिवाइस दैट मेजर्स द चेंजेस इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर ऐसा कौन सा डिवाइस है, डिवाइस दैट मेजर, याद करो इंडेक्स नंबर आर डिवाइस टू चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ टेरिटोरियल बाउंड्री। नेट मार्केट वैल्यू है ना, नेट मतलब क्या होगा, एंड डोमेस्टिक के मार्केट, टेरिटोरियल बाउंड्रीज बोला तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आने वाला है, और नेट मतलब क्या रहे आपका, नेट मार्केट वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन को कट करने के बाद जो वैल्यू आता है दैट इज अ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है। वियर एंड टियर कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन, एंड टैक्स पेड इन द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल एंड परचेस ऑफ द कमोडिटी एंड सर्विसेज दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो आपके प्रोडक्ट के एमआरपी में आपका टैक्स इंक्लूड होता है तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बात करते हैं, पॉलिसी दैट डील्स विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक डेट दैट इज कॉल्ड एज अ फिस्कल पॉलिसी, एंड डिपॉजिट दैट आर repayable after a certain period of time that called as a time deposit, and policy that aims to the managing the quantity of money in order to meet the requirement of the different sectors of the economy and increasing the pace of economic growth। सर यहाँ पे ध्यान से सुनना, पॉलिसी ऐसी कौन सी है जो मैनेज किया जाता है क्वांटिटी ऑफ मनी, मनी को मैनेज करना है, तो ये कौन सी पॉलिसी है, यहाँ पे ध्यान देना, ये पॉलिसी आपकी कौन सी होगी, मनी को मैनेज कर रहे हैं तो पॉलिसी कौन सी होगी आपकी, फिस्कल पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने जिसने भी ये आंसर सारे सॉर्ट आउट किए तो उसमें से ये गलती उनकी थी, क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका आंसर क्या रहेगा, मॉनेटरी पॉलिसी। आगे बात करते हैं, तो उसके आगे सिस्टमैटिक रिकॉर्ड क्या लिखा है, नहीं, परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। सर इसका एंट्री पोर्ट, पापा का नाम नहीं लिखना है, दूसरे कंट्री से परचेस कर रहे हैं मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट रेट वहां पे बोला जाएगा। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर, कॉल्ड एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, usually a year called as a balance of payment। find odd one out, इसमें क्या लिखा है देखो, प्राइस थ्योरी, स्लाइसिंग मेथड, लिमिटेड स्कोप, लंपिंग मेथड। आंसर इज लंपिंग मेथड। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एंड उसके बाद एक्सेप्शन क्या रहेगा, एक्सेप्शन माइजर, हॉबी, एडिक्शन, ये these are the exception of BMU, speculation is our answer। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, सर्विस। टोटल यूटिलिटी हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में नहीं आता। एजम्पशन टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसकी बात करें तो कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, नो चेंज इन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कार्डिनल मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, कॉम्पिटेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री। इंडिविजुअल डिमांड इज अवर आंसर। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, ये यूनिटरी इलास्टिक इज अवर इलास्टिसिटी में नहीं आता। इनकम क्रॉस एंड प्राइस इलास्टिसिटी आपका टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में आता है, ये प्राइस इलास्टिसिटी में आता है, कौन सा, यूनिटरी इलास्टिक। मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कौन कौन से है, रेशियो मेथड है, टोटल आउटले मेथड है, जियोमेट्रिकल मेथड है, ऑफकोर्स इनकम मेथड वहां पे नहीं आता, इनकम मेथड में नहीं आता। इनकम मेथड किधर आता है आपका, नेशनल इनकम में। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अर्जेंट नीड फॉर कैश, पेरिशेबल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स। सर प्रेस्टीज गुड्स आवर आंसर। एक्स टोटल कॉस्ट कंसेप्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा क्या होगा आंसर। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, सर लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड इज अवर आंसर। प्लेस में ये टाइम किधर से आया, तो टाइम आपका नहीं आएगा, लॉन्ग पीरियड मार्केट इज नॉट अ प्लेस कंसेप्ट। इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल ये आपके प्लेस कंसेप्ट है। सेलिंग कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग एंड एग्जीबिशन। यहाँ पे मोबाइल हैंडसेट लिखा हुआ है, मोबाइल हैंडसेट ऑफकोर्स आपका सेलिंग कॉस्ट नहीं, मोबाइल हैंडसेट बेचे नहीं जाते, इसके बजाय कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ऐसे कुछ चीजें डाली जाती है, तो आपके पेपर में भी ये चीज आया हुआ था। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, जिसमें बात करें प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर। आंसर इज दी सिंपल इंडेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाकी तीन आपके इंडेक्स नंबर के टाइप्स है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, क्या क्या स्टेप्स है, सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, सिलेक्शन ऑफ आइटम, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, ये सारी चीजें आती है। सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ये आपकी प्राइस में ही कवर अप की जाती है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, जीडीपी, एनएनपी, एलआईसी, जीएनपी। सर एलआईसी इज अवर आंसर। एलआईसी आपका क्या है आंसर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट में नेशनल इनकम में आता जीडीपी, एनडीपी यहाँ पे आना चाहिए था। जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी, ऐसे चार कंसेप्ट आते हैं। इसका डिटेल वीडियो में डालूंगा, वो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपका कवर अप कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन मेजरिंग द नेशनल इनकम, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। हाँ, फिजिकल जब जाते तब हमें पता चलता है अरे ये तो डबल काउंटिंग होगा, अनरिलायबल डेटा ही नहीं होता।
डेप्रिसिएशन, ये भी जब कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं, इलीगल इनकम तो हम लोग ऐड ही नहीं करते, ये थियोरेटिकल में ही पता चल जाता है कि वो चीज हमारा कह रहे रॉन्ग है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी एंड फीस, सर ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, जीएसटी आपका नहीं आएगा, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा। आगे ऑप्शनल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, वेलफेयर पेजेस, सर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक ऑप्शनल फंक्शन अगर हो गया ना, बंदूक देख के जाओ पबजी की तरह सॉर्ट आउट करो, ऐसा नहीं करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक आपका क्या हुआ, आपका ऑब्लिगेटरी फंक्शन में आएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, मनी लेंडर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी लेंडर आपका क्या हुआ, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कवर अप होता है। अनरिलायबल नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, इंडिजिनियस बैंक का चिट फंड निधि एंड लोन कंपनी, इंडिजिनियस बैंक का चिट फंड निधि एंड लोन कंपनी, सर इंडिजिनियस बैंकर इज अवर राइट आंसर। उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, सर टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड एंड नेशनल, अबे फॉरेन ट्रेड में नेशनल ट्रेड कहां से आ गया। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट, कांडला, कोची, मुंबई एंड नावाशिवा, ये नावाशिवा अभी का वाला नहीं, वो मुंबई पोर्ट का न्यू पोर्ट आ चुका है। थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील विद द एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, आंसर इज एफिशिएंसी ऑफ एलोकेशन। सर इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब आपका मैक्रो इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखा जाता है, फैक्टर प्राइस, प्रोडक्ट प्राइसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट, ये माइक्रो के कांसेप्ट है। मैक्रो इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ द इकोनॉमी व्हिच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, ऑफ कोर्स एंटायर इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड पार्ट इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते। यूनिट इन व्हिच द एमयू बिकम्स इक्वल टू द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, पार्शियल इक्विलिब्रियम में, जनरल इक्विलिब्रियम में, ये कह रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा जाता है। इन रिलेशन टू द बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टीयू ऑफ द कमोडिटी इज अ फॉलोइंग, टीयू कम होगा आपका, ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होते जाएगा। द डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हिच कैन बी पुट फॉर द सेवरल यूज इज नोन एज अ कंपोजिट डिमांड, उसको कौन सा डिमांड बोला जाता है, कंपोजिट डिमांड, जॉइंट डिमांड नहीं। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। डिमांड कर्व इज अ पैरेलल टू द y एक्सिस इन केस ऑफ ए, y एक्सिस के साथ पैरेलल, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इट इज इक्वल टू जीरो, मतलब डिमांड जरा भी चेंज होने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब वो चीज क्या है, आपकी नेसेसरी में कवर अप की जाती है। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द अलोंग विद द सेम सप्लाई कर्व, सर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे जाता है और सेम सप्लाई, न्यू सप्लाई कर्व नहीं आएगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं चला गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, सप्लाई ना डिमांड नहीं है, डिमांड लिख के आओगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई रहेगा। पॉइंट समझ में आया। नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, एडिशनल चीजों के लिए खर्चा लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट। The interaction demand supply determine the price of the commodity in perfect competition, that's called as equilibrium price। demand and supply जब intersection होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है equilibrium price। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये मेन फीचर है किसका, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मेन फीचर है। इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड एज अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल मतलब यूनिवेरिएट, एंड अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ वेरिएबल मतलब कंपोजिट वेरिएट। इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इंडिया में कौन सी मेथड यूज किया जाता है, डेवलप कंट्रीज में इनकम मेथड यूज किया जाता है, अंडर डेवलप कंट्रीज में आउटपुट मेथड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे आउटपुट एंड इनकम मेथड का भी यूज किया जाता है आपका डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। एनएनपी इज ऑब्टेन बाय, क्या लिखा हुआ है, जीएनपी, जीएनपी के टर्म से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या रे, एनएनपी। कहते गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द सिटीजन, बैंक, सेंट्रल बैंक इज नोन एज अ पब्लिक डेट। बहुत सारे आंसर्स में यहाँ पे पब्लिक डेट है, लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं किया आप फॉरेन से बाय कर रहे हो, तो अगर फॉरेन से बाय कर रहे हो ये मेंशन कर दिया तो आएगा पब्लिक डेट, लेकिन अभी यहाँ पे बी स्पेसिफिक इंटरनल डेट। Financial or fiscal policy is implemented by the government. So financial and fiscal policy implemented by government only. Capital market is a market for long term. एक बार पैसे डालो और तुरंत मत निकालो। कैपिटल मार्केट में जितना लंबे समय तक आप पैसा रखोगे उतना आपका क्या होगा, ग्रोथ होते जाएगा। डिपॉजिट डाटा विड्रॉल ऑन डिमांड आर नोन एज अ डिमांड डिपॉजिट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड एज अ इंटरनल ट्रेड। उसी तरीके से इंटरनल ट्रेड बोला जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ इंटरनेशनल ट्रेड। जरूर ये वीडियो बहुत लंबा हो गया तो ये वीडियो को मैं पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो तुरंत अपलोड करूंगा तो वो वीडियो भी जरूर देखना जिसमें एसेशन एंड बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो कवर अप हम लोग करेंगे। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ये वीडियो पहले हो गया, ब्रेक ले लो थोड़ा सा और उसके बाद फिर क्या आ जाओ, वापिस आ जाओ, ये सेकंड वीडियो भी देख लो ताकि आपको प्रेशराइज ना आ जाए कि एसेशन रीजनिंग समझने के लिए।